स्कैम एक ऐसा शब्द जिससे भारत देश का नाता बहुत पुराना है। इतना पुराना कि अगर आप इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो हैरान होंगे कि स्कैम और इसे अंजाम देने वाले स्कैमर्स का इतिहास कितना बड़ा है, कितना पुराना है। उस इतिहास में जिन स्कैम और स्कैमर्स का नाम टॉप में लिखा जाता है, वहां पर वक्त के साथ बदलाव होते रहते हैं। कभी उस पर उन नेताओं के नाम होते हैं जो चारा और कोयला जैसी चीजों में स्कैम करने का रास्ता खोज लेते हैं, तो कभी पाएंगे हर्षद मेहता जैसे एक मामूली शख्स का नाम जो अपने खुराफाती दिमाग से एक दिन अचानक भारत की पूरी इकोनॉमी को हिला कर रख देता है। भारत ने नटवरलाल जैसा ठग भी देखा जिसने ताजमहल जैसे ऐतिहासिक विरासत को 3 बार बेचने की कोशिश की। मगर जिस ठग ने नटवरलाल और हर्षद मेहता जैसे नाम को भी पीछे छोड़ दिया, उसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। तो क्या है अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी? क्यों उसे आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैमर माना गया? कैसे उसने सरकार की पलकों से नींद उड़ा दी? उस पर सबसे पहले नजर किसकी गई? और उसने क्यों कहा था कि मुझे तो पकड़ रहे हो मगर ये स्कैम नहीं रोक पाओगे? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और इस स्कैम से जुड़े हर सच का होगा खुलासा इस खास सीरीज तेलगी स्कैम में। जानेंगे नकली स्टैम्प पेपर के 20,000 करोड़ के स्कैम की कहानी। उन्नीस में जब हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज किया गया तो उस समय इस स्कैम में 4,000 करोड़ के घोटाले की खबर सामने आई थी और ये उस समय देश का सबसे बड़ा स्कैम था। पर सरकार और जांच एजेंसियां नहीं जानती थीं कि उसी दौर में उनकी नाक के नीचे देश के अंदर 1992 स्कैम से भी बड़ा स्कैम जन्म ले चुका था। एक ऐसा स्कैम जिसकी चोट से देश की अर्थव्यवस्था अगले कई सालों के लिए गिरने वाली थी। और ये स्कैम था फेक स्टैम्प पेपर स्कैम। अच्छा, आपने भी कभी ना कभी प्रॉपर्टी के लिए तो कभी एग्रीमेंट के लिए 10, 20, 50 या 100 रुपए वाले सरकारी स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया ही होगा या देखा होगा। स्टैम्प पेपर दरअसल A4 साइज वाला एक कागज होता है जिस पर सरकार की रेवेन्यू स्टैंप लगी होती है। इन स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल कोर्ट फीस, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू, लीज, अग्रीमेंट्स, रिसीट्स और बैंक्स में होता है। यानी इन स्टैम्प्स की वैल्यू इंडियन रुपीस के बराबर है। आपको कोई प्रॉपर्टी की विल बनवानी है, कोई एग्रीमेंट साइन करवाना है, कोई बिजनेस डील साइन करवानी है, इस तरह के सभी काम स्टैम्प पेपर पर किए जाते हैं क्योंकि स्टैम्प पेपर पर लिखने से वो डील या एग्रीमेंट लीगल एविडेंस बन जाते हैं और इन्हें आप कोर्ट, बैंक या सरकारी दफ्तरों में दिखा सकते हैं। जबकि नॉर्मल कागज पर हुआ कोई भी एग्रीमेंट कोर्ट या किसी सरकारी दफ्तर में वैलिड नहीं माना जाता। स्टैम्प पेपर का सिस्टम इंडिया में लाने वाले अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी गवर्नमेंट और लीगल वर्क के लिए ये स्टैम्प पेपर देश में इस्तेमाल हो रहे थे। खास तौर पर 70 और 80 के दशक में हर छोटे बड़े काम को स्टैम्प पेपर्स के जरिए ही किया जाता था। लेकिन किसी ने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर ये स्टैम्प पेपर्स ही नकली बनने लग जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था किस तरह बर्बाद हो सकती है। सोचिए, अगर एक रोज आपको पता चले कि जिन स्टैम्प पेपर्स पर आपने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाई थी वो असली है ही नहीं, या फिर जिन स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल आप विल या अग्रीमेंट्स के लिए कर रहे हैं वो फर्जी हैं। आज डिजिटल चीजों का जमाना है तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले साल 2003 में देश में नकली स्टैम्प पेपर्स का ऐसा स्कैम सामने आया जिसने लोगों के पैरों तले जमीन खींच ली। फेक स्टैम्प पेपर्स का ये स्कैम 1992 के हर्षद मेहता स्कैम से भी कई गुना बड़ा था, जिसने पुलिस, सरकारी अफसर्स और पॉलिटिकल पार्टीज सभी के काले चिट्ठे खोल कर रख दिए थे। मुंबई में एक क्राइम रिपोर्टर को उसके एक मुखबिर ने खबर दी कि उसके पास 100 पन्नों की एक रिपोर्ट है जो देश का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। जिसके बाद जब इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन हुई तो 50, 100 वाले नहीं
25 से 50 हजार वाले नकली स्टैम्प पेपर्स भी मिले जो बैंक, पीएसयूज और कोर्ट तक में सर्कुलेट हो चुके थे। नकली स्टैम्प पेपर का जाल कुछ इस तरह फैला हुआ था कि सरकारी डिपार्टमेंट्स तक इन असली नकली स्टैम्प पेपर्स के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए नकली स्टैम्प पेपर का ये धंधा बिना रोक टोक 11 साल तक देश में चलता रहा। जब इस केस की तहकीकात शुरू हुई थी तभी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नकली स्टैम्प पेपर्स का ये स्कैम 1, 2 या 5 हजार नहीं बल्कि 20,000 करोड़ का था। जी हाँ, अगर 2 के पीछे 10 जीरो लग जाएं, तब 20,000 करोड़ बनता है। और तेल की तब ये सभी कैश की गिनती बोरियों के नंबर से करता था। दरअसल उन दिनों स्टैम्प पेपर सिर्फ नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे। स्टैम्प पेपर्स को छापने के लिए खास तरह की मशीनें इस्तेमाल होती थी जो सरकारी ऑर्डर पर ही विदेश से मंगाई जाती थी। इन मशीन को मंगाने का प्रोसेस भी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता था। कंपनी कभी एक जैसी मशीनें 2 देशों को नहीं बेच सकती थी। इन प्रिंटिंग मशीन में खास तरह की स्याही और फॉन्ट का इस्तेमाल होता था जिसकी वजह से इनकी कॉपी कर पाना नामुमकिन था। वहीं सरकारी दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल होने की वजह से स्टैम्प पेपर्स की कीमत भारतीय नोटों जितनी ही थी। हाँ, लेकिन भारतीय नोटों की तुलना में स्टैम्प पेपर्स में सिक्योरिटी फीचर्स कम थे जिसकी वजह से इन्हें कॉपी करना आसान था। पर क्या ये हैरानी की बात नहीं थी कि देश के सरकारी विभागों से लेकर कोर्ट तक में 11 साल तक नकली स्टैम्प पेपर इस्तेमाल होते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर इतने सालों तक पुलिस और सरकार क्या कर रही थी? कौन था इन नकली स्टैम्प पेपर्स के स्कैम के पीछे का असली मास्टरमाइंड जो सरकार की नाक के नीचे सरकारी कागज का काला कारोबार कर रहा था? कहते हैं पैसे की चमक अक्सर इंसान को अंधा कर देती है और रातों रात रंग से राजा बनने की चाह अक्सर लोगों को जुर्म की काली दुनिया में धकेल देती है। और ऐसी ही कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, जो नकली स्टैम्प पेपर के 20,000 करोड़ के स्कैम के पीछे का असली मास्टरमाइंड था। वो कभी रेलवे स्टेशन के पास फल बेचा करता था, लेकिन इसी फल की रेहड़ी लगाने वाले अब्दुल करीम तेलगी ने भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया। 80 और 90 के दशक में जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज था, उस समय मुंबई की गलियों में अब्दुल करीम की कहानी शुरू हुई। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म साल 1961 में कर्नाटकपुर के खानापुर में हुआ था। तेलगी के पिता कर्नाटक रेलवे में एक छोटे से सरकारी कर्मचारी थे। वो एक ईमानदार और मेहनत से रोटी कमाकर खाने वाले आदमी थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। तेलगी के पिता चाहते थे कि वो और उसके भाई पढ़कर कुछ अच्छा काम करें, इसलिए उन्होंने अपने तीनों बेटों का एडमिशन खानापुर के एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। स्कूल की फीस ज्यादा थी, लेकिन तेलगी के पिता किसी तरह घर और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा लेते थे। उनका परिवार बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ उसके पिता थे, इसलिए घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। हालांकि जैसे तैसे घर चल जाता था, लेकिन जब तेलगी 7वीं क्लास में पहुंचा तो उस समय उसके पिता की डायबिटीज और दूसरी कई और बीमारियां लगने से अचानक मौत हो गई। पिता के जाने के बाद घर चलाने वाला कोई नहीं था, तो छोटी सी ही उम्र में घर की पूरी जिम्मेदारी तेलगी पर आ गई। तेलगी को घर भी चलाना था और अपने सपने भी पूरे करने थे। पिता रेलवे में 4th रैंक अफसर थे, इसलिए अपने पिता की वजह से तेलगी को रेलवे स्टेशंस की अच्छी खासी जानकारी थी। वो जानता था कि खानापुर की रेलवे स्टेशन पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती है, इसलिए उसने इसी रेलवे स्टेशन पर अपने भाइयों के साथ फल बेचना शुरू किया। वैसे भी 70 के दशक में इस रेलवे स्टेशन से 12 ट्रेनें जाती थी, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। इसकी वजह से तेलगी की अच्छी कमाई हो जाती थी। हाँ, लेकिन इस दौरान भी तेलगी ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। वो सुबह स्कूल जाता और दिन में स्कूल से लौटने के बाद रेलवे स्टेशन पर फल बेचता। वही फल बेचकर जो पैसे मिलते उससे वो घर भी चलाता और अपने स्कूल की फीस भी भरता। बहुत कम उम्र में ही जिंदगी ने अब्दुल करीम तेलगी को पैसे का मोल समझा दिया था। घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो कभी आम बच्चों की तरह अपने बचपन को नहीं जी पाया। उसके दिमाग में हर समय पैसे ही घूमते रहते थे। तेलगी को लगता था कि जिंदगी पैसे से ही चलती है, इसलिए उसका बस एक ख्वाब था और वो था देश का सबसे करोड़पति आदमी बनना।
इतना पैसा कमाना कि वो गिनते गिनते थक जाए। वो गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन उसके ख्वाब नवाबों जैसे थे। शराब, शबाब और गाड़ियों का उसे कुछ ऐसा शौक था कि वो उन्हें पाने के लिए हर रास्ता अपनाने को तैयार था। उसे मेहनत करके पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और हमेशा पैसा कमाने के शॉर्टकट ढूंढता रहता था। तेलगी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि बिना पढ़े उसके अमीर बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग खत्म करने के बाद कॉलेज जाने का फैसला किया और फिर गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ली। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद तेलगी ने नौकरी के लिए काफी हाथ पैर मारे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। तेलगी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब उसे किसी ने मुंबई के बारे में बताया। उस समय मुंबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज कर्नाटक जैसे राज्यों से ज्यादा थी। वहीं तेलगी को हिंदी और इंग्लिश भी बोलनी आती थी, तो उसे यहाँ जॉब मिलने के चांसेस भी थे। इसलिए तेलगी अपना घर छोड़ 80 के दशक में नौकरी की तलाश में माया नगरी मुंबई आ गया। उस समय का बॉम्बे आज की मुंबई जैसा नहीं था। तब मुंबई पर सरकार से ज्यादा अंडरवर्ल्ड का कब्जा था। हर गली मोहल्ले पर किसी न किसी गैंगस्टर का राज हुआ करता था और देश के ज्यादातर इलीगल काम इसी शहर से हुआ करते थे। मुंबई आने के कुछ समय बाद ही तेलगी को फिलिक्स इंडिया नाम की कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर नौकरी मिल गई। इस नौकरी में सैलरी अच्छी थी और तेलगी इतने से खुश नहीं था। उसे पैसे महीने के अंत में नहीं, हर रोज चाहिए थे। इसलिए नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही टारगेट पूरा न करने और खराब परफॉर्मेंस के चलते कंपनी ने तेलगी को नौकरी से निकाल दिया। अब घर का वो सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए न चाहते हुए भी नौकरी तो उसे करनी ही थी, वरना उसे इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर से खानापुर के रेलवे स्टेशन पर फल बेचने पड़ते। परिवार वालों के समझाने पर तेलगी ने अपनी दूसरी नौकरी साउथ मुंबई के किशन गेस्ट हाउस में की। वहां वो मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था, लेकिन यहां पर भी वो अपनी जॉब से खुश नहीं था और आलस और लापरवाहियों के चलते इस नौकरी से भी उसे कुछ समय बाद निकाल दिया गया। ऐसा नहीं था कि तेलगी को काम करना नहीं आता था, वो बस आम लोगों की तरह सिर्फ महीने की सैलरी से अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उसने बचपन से अपने परिवार को एक एक पैसे के लिए तरसते देखा था। उसकी कई रातें भूखे पेट गुजरी थी, इसलिए वो कोई ऐसा रास्ता तलाश रहा था जिससे उसे कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सके। वहीं उसके महंगे शौक भी उसकी लालच की वजह थे। उसे कारों का भी बड़ा शौक था पर बिना पैसे के कोई उसे कार हाथ भी क्यों लगाने देता। गरीबी और घर की मजबूरियां वो कारण थे जिसने तेलगी के मन में पैसे को सबसे ऊपर जगह दे दी। तेलगी ये मान चुका था कि दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता और पैसा है तो वो दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है, और पैसों की पट्टी आंखों पर बंध जाए तो फिर किसी को गलत और सही का फर्क कहां समझ आता है। लेकिन कम टाइम में करोड़पति बनने के तेलगी के पास बस दो ही रास्ते थे, या तो उसके हाथ करोड़ों की कोई लॉटरी लग जाए या फिर वो जुर्म की दुनिया में कदम रख ले। तेलगी समझ चुका था कि एक मामूली सी नौकरी से उसके करोड़पति बनने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी दौरान उसे किसी ने सऊदी अरब के बारे में बताया। सऊदी अरब की करेंसी भारत की करेंसी से ज्यादा महंगी थी, इसलिए वहां मिलने वाली कम सैलरी भी भारतीय रुपयों में ज्यादा लगती है, और इसी लालच में हजारों लोग हर साल सऊदी और यूएई जैसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में नौकरी करने के लिए जाते। पैसों की चमक देख अब्दुल करीम तेलगी ने भी सऊदी अरब जाने का फैसला किया। वैसे भी भारत में उसे अब तक जितनी भी नौकरियां मिली थी वो उन सब में फेल हो चुका था, इसलिए उसके घर वालों को भी लगा कि उसका सऊदी जाना ही ठीक है। सऊदी अरब में भी तेलगी ने अलग अलग जगहों पर कई सालों तक काम किया, लेकिन उसे कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि यहां पर भी उसका रवैया वैसा ही था। वो पैसे कमाना तो चाहता था लेकिन काम करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से हर जगह हफ्ता या फिर 10 दिन काम करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। वहीं जो पैसे वो कमाता भी उसे वो शराब और लड़कियों पर उड़ा दिया करता था, जिसकी वजह से सालों तक सऊदी में रहने के बाद भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो यहाँ पर भी पैसे कमाने के शॉर्टकट ही ढूंढ रहा था। आखिर में हार कर तेलगी ने वापस इंडिया लौटने का फैसला किया और 7 साल बाद वापस मुंबई आ गया। लेकिन इस बार जो तेलगी मुंबई आया था वो पहले वाला अब्दुल करीम तेलगी नहीं था, बल्कि तेलगी भाई बन चुका था, जो मुंबई की गलियों में देश के सबसे बड़े स्कैम को जन्म देने वाला था।
इस सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे करीम तेलगी ने कैसे भारत लौटने के बाद फर्जी ट्रैवल एजेंसी चलाकर अपने काले धंधे की शुरुआत की और कैसे जेल में बिताई एक रात ने उसे 20,000 करोड़ की नकली स्टैम्प पेपर स्कैम का मास्टरमाइंड बना दिया। सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने जाना कि अब्दुल करीम तेलगी ने कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मुंबई में कुछ समय नौकरी की, लेकिन हर जगह उसे नाकामयाबी ही हासिल हुई, जिसके बाद उसने सऊदी अरब जाने का फैसला किया। तेलगी ने अपनी जिंदगी के 7 साल सऊदी अरब में गुजारे। वहीं इस दौरान तेलगी को पता चला कि भारत और अरब के कई ट्रैवल एजेंट लोगों को इलीगली सऊदी भेजने का काम करते हैं और इस इलीगल बिजनेस में ट्रैवल एजेंसी और एयरपोर्ट के अधिकारी तक मिल जाते हैं, जिनकी मदद से वो नकली कागजात, पासपोर्ट बनाकर भारत से लोगों को सऊदी भेजते हैं। तेलगी को लगा कि इस काम में मुनाफा ज्यादा है और मेहनत कम, इसलिए उसने भी इस बिजनेस में उतरने का फैसला किया। वैसे भी इन 7 सालों के दौरान अब्दुल करीम तेलगी की ट्रैवल एजेंट्स और सऊदी में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, इसलिए अब उसके लिए इस बिजनेस को ऑपरेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब्दुल करीम तेलगी ने भारत लौटने के बाद टूरिज्म स्कैम करना शुरू किया। दरअसल उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल कंपनी नाम से एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी खोली, जहां वो लोगों को नकली वीजा पासपोर्ट के जरिए इलीगली सऊदी अरब भेजा करता था। दरअसल उस समय रोजगार की तलाश में हजारों लोग सऊदी जाते थे, लेकिन इनमें से कई ऐसे लोग होते थे जिनके पास इमिग्रेशन के पूरे कागजात नहीं होते थे या फिर जिनका वीजा कई बार कैंसिल हो चुका था। तेलगी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करके अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए ऐसे लोगों को सऊदी अरब भेजता था। अब तेलगी पढ़ा लिखा था और कानूनी दांव-पेच भी अच्छे से जानता था, इसलिए भले ही वो गैर कानूनी काम कर रहा था, लेकिन वो इतने सिस्टमैटिक ढंग से अपनी कंपनी को चला रहा था कि उसके फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल था और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। 90 के दशक में पूरी मुंबई में तेलगी की ट्रैवल एजेंसी मशहूर हो चुकी थी। भारत की लेबर सस्ती थी और सऊदी की करेंसी महंगी, इसलिए तेलगी और उसके आदमी गरीब लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर उन्हें इलीगली सऊदी भेजा करते थे और इस तरह तेलगी ने फेक डॉक्यूमेंट्स स्कैम के जरिए क्राइम वर्ल्ड में एंट्री की। हालांकि ये फ्रॉड सिर्फ उस समय ही नहीं बल्कि आज भी होता है। लोगों को ज्यादा पैसे के लालच में यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में भेजा जाता है, लेकिन वहां जाकर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें बिना पैसों के काम करने पर मजबूर किया जाता है। वहीं कई रिपोर्ट्स का मानना है कि अब्दुल करीम तेलगी फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए गैंगस्टर्स को भी देश से भागने में मदद करता था, जिसकी वजह से तेलगी की अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। शुरुआत में तेलगी को इस बिजनेस में खूब फायदा हुआ, लेकिन जैसे जैसे वीजा पॉलिसीज और विदेश जाने के कानून सख्त होने लगे, तेलगी का ये बिजनेस डूबने लगा। तेलगी के खिलाफ फ्रॉड की छोटी मोटी एफआईआर तो दर्ज होती ही रहती थी, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से हर बार वो बच जाता था। वहीं इस दौरान तेलगी की पुलिस वालों से भी दोस्ती हो गई थी। तेलगी पुलिस को हफ्ता दिया करता था, जिसके बदले वो उसे पहले ही आगाह कर देते थे। लेकिन साल 1991 में नकली पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के चलते तेलगी के कई क्लाइंट्स का वीजा कैंसिल कर दिया गया और उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं मिली। तेलगी ने इन सब का पैसा खाया था, इसलिए कई सारे लोगों ने अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2 साल की तहकीकात के बाद साल 1993 में तेलगी को वीजा रैकेट केस में अरेस्ट कर लिया गया। पर अपने इस बुरे टाइम को भी तेलगी ने अपने अवसर में बदल दिया। इस दौर में जेल अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का घर हुआ करता था। ये वो जगह थी जहां पर हर तरह के क्रिमिनल आते थे और एक दूसरे को अपने क्राइम और फ्रॉड के बारे में बताते थे। वहीं कई केसेस में तो ये तक देखा गया कि क्रिमिनल्स क्राइम की प्लानिंग तक जेल में ही किया करते थे। यही वजह थी कि कोई अपराधी जो छोटे मोटे फ्रॉड या चोरी के केस में अंदर जाता था, वो बाहर निकलने के बाद पहले से भी बड़े क्राइम करता था। और तेलगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तेलगी जेल तो वीजा फ्रॉड के केस में गया था, लेकिन यहां उसकी मुलाकात रतन सोनी से हुई, जो स्टॉक मार्केट फ्रॉड केस में सजा काट रहा था। रतन सोनी स्टॉक मार्केट में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर शेयर्स इधर उधर करने का काम करता था। तेलगी पहली बार जेल गया था, लेकिन रतन सोनी यहां का रेगुलर क्रिमिनल था। तेलगी के जेल जाने से 1 साल पहले ही इंडियन शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ था।
जिसने शेयर मार्केट की पोल खोल दी थी। रतन सोनी बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कैसे होता है ये बहुत अच्छे से जानता था। वो जाली दस्तावेज बनाने में माहिर था। तेलगी के कुछ साथियों ने उसे जेल में रतन सोनी के बारे में बताया, जिसके बाद तेलगी ने रतन सोनी से जेल में मुलाकात की। जेल में ही रतन सोनी ने तेलगी को नकली स्टैम्प पेपर्स के बारे में बताया कि कैसे ये स्टैम्प पेपर्स छोटे मोटे सरकारी कागजों से लेकर पीएसयू, स्टॉक मार्केट, बैंक्स, प्रॉपर्टी और कोर्ट तक में इस्तेमाल होते हैं। रतन सोनी ने तेलगी से कहा कि अगर जेल जाना ही है तो छोटे मोटे केस में क्यों, किसी बड़े फ्रॉड में जाना ठीक है ना। उसने तेलगी को आइडिया दिया कि स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट वो सरकारी विभाग है जिस पर सरकार ज्यादा नजर नहीं रखती, वहीं इनका इस्तेमाल हर जगह होता है, इसलिए इन्हें बेचकर वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे भी वीजा फ्रॉड से तेलगी कुछ हजार ही कमा पाता था, जिसमें से आधे से ज्यादा पैसे तो पुलिस वालों की जेब में ही चले जाते थे। तेलगी को लगने लगा कि अब तक वो जो कर रहा था वो कुछ भी नहीं था। अब तक उसने सिर्फ हजारों का फ्रॉड किया था, लेकिन इस आइडिया से तो वो रातों रात अरबपति बन सकता था। वैसे भी पुलिस की नजर उस पर थी, तो जेल से निकलने के बाद वो दोबारा ट्रैवल एजेंसी का फ्रॉड नहीं कर सकता था। कुछ समय जेल में काटने के बाद अब्दुल करीम तेलगी जेल से बाहर निकल आया और अपना पुराना धंधा बंद करके उसने रतन सोनी के साथ हाथ मिला लिया। तेलगी के पार्टनर्स में रतन सोनी के अलावा संजय गायकवाड़ भी था, जो उसका बहुत खास था। तेलगी के पास करोड़पति बनने का आइडिया तो था, लेकिन नकली स्टैम्प पेपर के इस धंधे को चलाना आसान नहीं था, वो भी तब जब स्टैम्प पेपर्स सिर्फ नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे और इसके लिए खास तरह की स्याही और फॉन्ट का इस्तेमाल होता था, जो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस के अलावा देश में कहीं और नहीं मिलती थी। लेकिन अगर स्टैम्प पेपर्स सिर्फ नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, तो फिर तेलगी ने करोड़ों के इस फ्रॉड को शुरू कैसे किया? और क्या सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट भी तेलगी के साथ मिली हुई थी? जानेंगे कैसे शुरू हुआ स्टैम्प पेपर स्कैम। अगर आपने मुंबई पर बेस्ड फिल्में देखी हो या फिर आप 90 के दशक के मुंबई के बारे में जानते हो, तो आपको पता होगा कि उस दौर में मुंबई की कमान पॉलिटिशियंस और पुलिस वाले से ज्यादा अंडरवर्ल्ड के हाथों में थी। 1993 बम ब्लास्ट के बाद अंडरवर्ल्ड के लोग मुंबई से भाग चुके थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड बाहर से अभी भी मुंबई को कंट्रोल कर रहा था। ट्रैवल एजेंसी फ्रॉड के दौरान तेलगी की अंडरवर्ल्ड में भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। माना जाता है कि उसने फेक वीजा पासपोर्ट के जरिए कई गैंगस्टर्स को भागने में मदद की थी, इसलिए उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड का भी हाथ था। वहीं उसकी पुलिस वालों और नेताओं से भी अच्छी खासी पहचान थी, यानी मुंबई में कोई नहीं था जो उसे अपना काला कारोबार करने से रोक सके। वैसे भी उन दिनों स्टैम्प पेपर सबसे अनमॉनिटर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, यानी ऐसा सरकारी विभाग जिसकी जांच पड़ताल करने कोई नहीं आता था, जिसकी वजह से इस बिजनेस में पकड़े जाने के चांसेस भी कम थे और मुनाफा बहुत ज्यादा था। उस समय कानूनी कामों के लिए या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए ये स्टैम्प पेपर टैक्सेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करते थे। तेलगी और उसके साथी शुरुआत में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर को उसकी पेपर वैल्यू से कम कीमत पर बेचते थे, और ऐसा वो अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें जो चाहिए वो जल्द ही उन्हें सरकारी अधिकारियों और पुलिस वालों से मिल ही जाएगा। अभी उन्हें बस नेताओं को खुश करने की जरूरत थी, ताकि वो उन्हें अपने जाल में फंसा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद तेलगी ने उस समय समाजवादी जनता पार्टी के नेता अनिल गोटे से संपर्क किया था। तेलगी ने अनिल गोटे से कहा था कि वो उसकी मुलाकात उस समय महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर विलासराव देशमुख से कराए, जिस मीटिंग के बाद ही तेलगी को मुंबई में स्टैम्प पेपर ऑफिस ओपन करने का लाइसेंस मिला था। वैसे भी बिना नेताओं की सपोर्ट के ये स्कैम संभव नहीं था, क्योंकि तेलगी पहले से ही वीजा फ्रॉड में जेल गया हुआ था। ऐसे में उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए उसे सरकारी स्टैम्प पेपर ऑफिस खोलने का लाइसेंस देना बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव नहीं था। पर शायद तेलगी को सपोर्ट देने वाले अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स, नेता या सरकारी अधिकारी भी नहीं जानते थे कि तेलगी क्या गेम खेल रहा है। खैर, अब उसके पास लाइसेंस था तो वो खुलकर नकली स्टैम्प पेपर मार्केट में बेच सकता था। लेकिन नकली स्टैम्प पेपर वो किसी मामूली पेपर छापने वाली मशीन से तैयार नहीं कर सकता था। ऐसे में तेलगी ने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से नासिक की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से
स्टैम्प पेपर छापने वाली एक पुरानी मशीन हासिल कर ली। इन प्रिंटिंग मशीन्स को गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर ही बनवाया जाता था। वहीं पुरानी या खराब होने के बाद इन्हें डिसमेंटल यानी तोड़ फोड़ने या उसके पार्ट्स को अलग करने के बाद ऑक्शन में बेच दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के ही अंदर के कुछ लोगों ने पैसों के बदले तेलगी के साथ हाथ मिलाया, जिनकी मदद से तेलगी को ये मशीनें बिना डिसमेंटल किए ही बेच दी गई। और इसका खुलासा कभी नहीं हो पाया कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर के वो कौन से अधिकारी थे जो तेलगी के लिए काम कर रहे थे। वहीं स्टैम्प पेपर बनाने के लिए जिस जिस रॉ मटेरियल की तेलगी को जरूरत थी, वो भी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कुछ लोग तेलगी को प्रोवाइड कर रहे थे। यानी स्टैम्प पेपर छापने के लिए जो कुछ भी तेलगी को चाहिए था, वो सब उसे मिल रहा था। वहीं क्योंकि तेलगी के पास भी वही मशीन थी जिससे नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में स्टैम्प पेपर छपते थे, तो ये स्टैम्प पेपर्स भी बिल्कुल असली ही थे। बस फर्क इतना था कि नासिक की प्रिंटिंग प्रेस को सरकार चलाती थी और इसे तेलगी चला रहा था। जल्द ही तेलगी ने अपना ये बिजनेस महाराष्ट्र से बाहर फैलाना भी शुरू कर दिया। वहीं कोई इसके इस फ्रॉड को ना पकड़ ले, इसलिए तेलगी ने अलग अलग नाम से मल्टीपल बैंक अकाउंट खोले, जिनके जरिए वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने लगा। कुछ साल पहले तक रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर फल बेचने वाला अब्दुल करीम तेलगी अब तेलगी भाई बन चुका था। उसके नकली स्टैम्प पेपर के जरिए अंडरवर्ल्ड से लेकर नेता तक अपने इलीगल धंधे चला रहे थे। शुरुआत तेलगी ने 10, 20, 50 और 100 के नकली स्टैम्प पेपर बनाने से शुरू की थी, लेकिन जल्दी ही वो 25 और 50,000 वाले बड़े स्टैम्प पेपर भी छापने लगा। वैसे भी लीगल एविडेंस होने की वजह से इन स्टैम्प पेपर्स की कीमत इन पर लिखी रुपयों से ज्यादा थी। जबरन प्रॉपर्टी पर कब्जे, विल्स, अग्रीमेंट्स के लिए धड़ल्ले से इन स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल हो रहा था। और इस तरह साल 2000 आने तक तेलगी मुंबई में हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैमर बन गया था। उसके नकली स्टैम्प पेपर बैंक और स्टॉक मार्केट तक में फैले हुए थे। तेलगी जानता था कि स्टैम्प पेपर्स का एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये लॉकर में रख दिए जाते हैं और इन्हें फिर कभी दोबारा चेक नहीं किया जाता, जिस वजह से इसमें पकड़े जाने का रिस्क कम था। और इस बात का ही तेलगी ने फायदा उठाया। तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर छापना शुरू किया और इन नकली स्टैम्प पेपर्स के जाल को 18 राज्यों 70 शहरों तक फैलाया। कहते हैं तेलगी अपने काले धंधे को किसी कंपनी की तरह चलाता था, जहां उसने स्टैम्प पेपर छापने से लेकर मार्केटिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर काम के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखे थे। और उसकी इस कंपनी में 400 से ज्यादा एजेंट उसके लिए काम करते थे, जो उसके लिए वेंडर से डील करते थे और उन्हें ये नकली स्टैम्प पेपर्स पहुंचाते थे। अब्दुल करीम तेलगी ने अपना ये काला धंधा 11 सालों तक चलाया, जब तक एक क्राइम रिपोर्टर के हाथ उसके काले धंधे की ये फाइल नहीं लग गई। आपने गैंगस्टर्स की फिल्मों में देखा होगा कि कैसे गैंगस्टर्स अपने धंधे का सारा पैसा अपनी अय्याशी में उड़ाते हैं। तेलगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वैसे तो वो नकली स्टैम्प पेपर्स का स्कैम कर रहा था, लेकिन वो खुद किसी डॉन से कम नहीं था, जिसके इशारे पर मुंबई और बेंगलुरु नाचते थे। तेलगी इस स्कैम को किसी स्टार्टअप कंपनी की तरह चला रहा था। उसने हर काम के लिए एक अलग बंदा रखा था। प्रिंटिंग मशीन के मिलने के बाद उसने नकली स्टैम्प पेपर छापने की फैक्ट्री खड़ी कर दी थी। वहीं वेंडर्स और बिजनेसमैन को अपने स्टैम्प पेपर इस्तेमाल करने के लिए उसने उन्हें 20 से 30% का कमीशन देना शुरू किया, जबकि सरकार से सिर्फ 3% का ही कमीशन मिलता था। इतने अच्छे ऑफर के बाद किसी के लिए भी तेलगी को ना कहना मुमकिन नहीं था। और इस तरह धीरे धीरे तेलगी के स्टैम्प पेपर्स मार्केट में फैलने लगे। वेंडर्स को लगता था कि ये स्टैम्प पेपर्स भी असली, बस ये लोग इन्हें चुरा कर लाए, इसलिए इन्हें कम कीमत पर बेच रहे हैं। जिस वजह से कई वेंडर्स और बिजनेसमैन ने डायरेक्ट भी तेलगी से ये स्टैम्प पेपर्स खरीदना शुरू कर दिया। तेलगी भी धीरे धीरे फेक स्टैम्प पेपर्स के अलावा नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, नोटेरियल स्टैम्प्स, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस एजेंसी स्टैम्प्स के भी डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स छापकर मार्केट में बेचने लगा। वहीं ये स्टैम्प पेपर्स मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके, इसलिए तेलगी के आदमियों ने प्रिंटिंग प्रेस से आने वाले स्टैम्प पेपर्स में फेरबदल करना भी शुरू कर दिया। तेलगी जानता था कि उसके स्टैम्प पेपर्स मार्केट में तभी ज्यादा बिक सकते हैं जब मार्केट में सरकारी स्टैम्प पेपर्स की शॉर्टेज हो जाए।
इसलिए तेलगी ने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से असली स्टैम्प पेपर्स को गलत एड्रेस पर पार्सल करवाना शुरू कर दिया, जहां पर वो महीनों तक ऐसे ही सड़ते रहते थे, और उनकी जगह अपने स्टैम्प पेपर्स को मार्केट पर कम कीमत पर देने लगा। फेक स्टैम्प पेपर्स के अलावा तेलगी उस समय मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दूसरे कई और फ्रॉड भी किया करता था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि फेक स्टैम्प पेपर से ही वो अरबों कमा सकता है, तो उसने अपने दूसरे सारे बिजनेस बंद कर दिए और पूरा फोकस इसी पर करने लगा। इसी दौरान तेलगी और उसके पार्टनर रतन सोनी के झगड़े होने शुरू हो गए और रतन सोनी ने अपना बिजनेस तेलगी से अलग कर लिया। हालांकि इससे तेलगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तेलगी इस फ्रॉड से दिन के करोड़ों कमा रहा था। उसके घर पर बोरियों के भाव में पैसा आता था और उसके कई कमरे तो सिर्फ ऐसे ही पैसों की बोरियों से भरे हुए थे। पैसों की फेर बदल के लिए उसने 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट भी खोल रखे थे, जिनकी मदद से वो पैसों को इधर उधर करता था। हाँ, लेकिन तेलगी अपना आधे से ज्यादा पैसा शराब और बार में ही उड़ा देता था। रात रात भर वो बार में ही पड़ा रहता था। उसके पास हमेशा 2 या 3 बार गर्ल्स हुआ करती थी। कहते हैं तेलगी के अय्याशी के शौक ने ही उसे ऊपर भी पहुंचाया था और यही अय्याशी उसकी बर्बादी का कारण भी बनी। तेलगी असल में अब वो जिंदगी जी रहा था जिसका ख्वाब वो बचपन से देखता था। उस समय की एक न्यूज़पेपर के मुताबिक तेलगी ने न्यू ईयर पार्टी में बार डांसर्स पर 90 लाख उड़ाए थे। जब इस घोटाले की तहकीकात शुरू हुई, तब भी कोई नहीं जानता था कि नकली स्टैम्प पेपर छापने का यह धंधा 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। स्टैम्प पेपर का बिजनेस शुरू करने के बाद तेलगी ने मुंबई और कर्नाटक में ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी। उसे दारू और लड़कियों का शौक था, जिसकी वजह से ही वो अब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स की नजरों में आने लगा था। रिपोर्टर्स उसके पैसों का सोर्स ढूंढने में लगे हुए थे। वहीं इन बातों से बेखबर तेलगी अपनी अय्याशी में डूबा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल करीम तेलगी की पावर एक टाइम में इतनी बढ़ चुकी थी कि पुलिस और नेता भी उसके आगे सिर झुकाने लगे थे। एक बार तेलगी पर एक साथ 6 पुलिस स्टेशंस में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन तेलगी पुलिस स्टेशन आया, 5 मिनट बैठा और पुलिस वालों के सामने आराम से अपनी गाड़ी में निकल गया। तेलगी अब हर डिपार्टमेंट को अपने पैसे की पावर से कंट्रोल कर रहा था। उसे लोगों की बहुत अच्छी परख थी। वो जानता था कि कौन बिक सकता है और कौन नहीं। इसलिए उसके आदमी पुलिस और पॉलिटिकल पार्टी से लेकर सरकारी ऑफिसेस तक में फैले थे। कई सोर्सेस की माने तो अब्दुल करीम तेलगी की संपत्ति 500 करोड़ के पार थी, जिसमें से कई संपत्तियों को उसने अपने रिश्तेदार और दोस्तों के नाम पर खरीद रखा था। उसके अलग अलग नामों से 120 बैंक अकाउंट भी थे। कर्नाटक का खानापुर, जहां वो पला बढ़ा था, वहां की सारी जमीनें उसने मुंह मांगी कीमत पर खरीद ली थी। मुंबई, गोवा और कर्नाटक के सबसे महंगे इलाकों में उसके बंगले थे। और ऐसा नहीं था कि तेलगी सिर्फ खुद पर पैसे उड़ाता था, वो बहुत बड़ा अय्याश था। लेकिन जिस जगह से वो आया था, वो उस जगह को कभी भूला नहीं था। खानापुर में रहने वाले लोग जो कभी उसके पड़ोसी हुआ करते थे, जिनके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था, उनकी जिंदगी भी तेलगी ने संवारी। वहां होने वाली शादी, पार्टी, हर चीज में तेलगी दिल खोलकर पैसे खर्च करता था। किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तेलगी बिना गिनती किए नोटों की गड्डियां दे देता था। शायद इसीलिए तेलगी के चाहने वाले बहुत थे, जिनकी वजह से ही तेलगी के काले कारनामे पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लग पा रहे थे। पर कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और तेलगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पर जब पुलिस, नेता और अंडरवर्ल्ड दोनों तेलगी से मिले हुए थे, तो वो कौन था जिसने तेलगी के खिलाफ जाने की हिम्मत की और तेलगी के इस फ्रॉड को दुनिया के सामने लेकर आया? हर कहानी में एक विलेन होता है और एक हीरो। ये कहानी तो तेलगी की थी, पर इस कहानी का भी एक हीरो था। कर्नाटक के जिस खानापुर में तेलगी का जन्म हुआ था, जहां वो कभी फल बेचा करता था, उसी खानापुर के एक आदमी ने तेलगी के इस फ्रॉड का खुलासा किया। जयंत तिनैकर भी खानापुर के ही रहने वाले थे। उनकी नजर अब्दुल करीम तेलगी पर पहली बार तब पड़ी जब साल 1994 में तेलगी ने मुंह मांगी कीमत पर खानापुर की सारी जमीन खरीदना शुरू कर दिया। तेलगी खानापुर का ही रहने वाला था, इसलिए वहां के लोग उसे अच्छे से जानते थे।
और किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि तेलगी के पास अचानक इतना पैसा कहां से आया कि वो मुंह मांगी कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदे जा रहा है। जयंत तिनेकर ने तेलगी के काम पर नजर रखना शुरू किया और उन्हें तेलगी के आदमियों से पता चला कि वो नकली स्टैम्प पेपर का स्कैम कर रहा है। जयंत ने इस बारे में पुलिस वालों को बताया, लेकिन क्योंकि जयंत के पास कोई सबूत नहीं था तो पुलिस वालों ने उस पर यकीन नहीं किया और ये कहकर उसे जाने को कहा कि किसी को फेक स्टैम्प पेपर छापकर क्या मिलेगा, उसे अगर ऐसा कुछ करना ही होगा तो वो नकली नोट क्यों नहीं छाप लेता। जयंत तेलगी का सच जानता था और उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए जयंत तिनेकर ने तेलगी के काम पर नजर रखना शुरू किया और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में जयंत तिनेकर ने बताया कि उन्होंने तेलगी को एक्सपोज करने के लिए अपनी लाइफ के कई साल बर्बाद कर दिए, जिसकी वजह से वो कभी आम जिंदगी नहीं जी पाए। तेलगी का सच सामने लाने में वो इतना बिजी थे कि कभी अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए और अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाए। और ये भी सच है कि अगर जयंत तिनेकर तेलगी को एक्सपोज करने का फैसला नहीं करते तो न जाने कितने और सालों तक तेलगी इस स्कैम को अंजाम देता रहता। अपनी तहकीकात के दौरान जयंत को पता चला कि इस फ्रॉड में तेलगी के साथ सरकार और पुलिस के आदमी भी मिले हुए हैं। ऐसे में जयंत तिनेकर ने फेक स्टैम्प पेपर को लेकर उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन को भी लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने का आपने जिनको जिम्मा सौंपा है वही लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसे लूट रहे हैं। जयंत तिनेकर ने तेलगी के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उसके आदमियों से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया ताकि वो तेलगी के कारोबार की जड़ का पता लगा सके। लेकिन तेलगी इतना पावरफुल था कि उस तक पहुंचना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने ही तेलगी को कभी ढंग से नहीं देखा था। इसी दौरान साल 2000 में 2 आदमी नकली स्टैम्प पेपर्स के साथ पकड़े गए, जिनकी टोटल कीमत 9 से 10 करोड़ रुपए थी। इतनी ज्यादा कीमत वाले स्टैम्प पेपर्स देखकर सरकार के होश उड़ गए और इसी केस की तहकीकात के दौरान ही तेलगी का नाम ऑफिशियली पहली बार फेक स्टैम्प पेपर केस में सामने आया। जयंत तिनेकर अब तक तेलगी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर चुका था, जिसका पता तेलगी के आदमियों को भी लग गया। अपने एक इंटरव्यू में जयंत तिनेकर ने बताया कि तेलगी के एक आदमी का उसको फोन आया। उसने मुझसे कहा कि तुम इतने पैसे ले लो और समुद्र किनारे जितना एकड़ विला चाहोगे मिल जाएगा। पर जयंत तिनेकर अब अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाला था। वो जानता था कि तेलगी जो कर रहा है उससे देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जयंत तिनेकर ने तेलगी पर अपनी एक रिपोर्ट बनाकर तेलगी के कारोबार की जानकारी मुंबई और कर्नाटक पुलिस को दे दी और इसकी एक रिपोर्ट क्राइम रिपोर्टर को भी दी। ये रिपोर्ट 100 पन्नों की थी, जिसे देखकर क्राइम रिपोर्टर भी दंग रह गया। रिपोर्टर भी शुरुआत में नहीं जानता था कि ये कितना बड़ा स्कैम है और ये रिपोर्ट सच में किसी काम की है भी या नहीं। इसलिए उसने ये रिपोर्ट अपने एक दोस्त को दिखाई जो पुलिस अधिकारी था। उससे उस रिपोर्टर को पता चला कि ऐसा सच में हो रहा है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर भी ऐसे ही एक केस की छानबीन कर रहा था। इसके बाद तेलगी का बुरा समय शुरू हो गया। हाँ, लेकिन क्योंकि तेलगी की पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए पुलिस वाले डायरेक्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन करने से कतरा रहे थे। जब भी तेलगी का नाम किसी केस में आता, इसकी खबर तेलगी को पहुंच जाती। कई कोशिशों के बाद भी कर्नाटक पुलिस तेलगी को पकड़ने में नाकामयाब रही। जयंत तिनेकर की पहचान को गुप्त रखा गया था, लेकिन तेलगी के आदमी जयंत के बारे में जानते थे। इसलिए जब तेलगी का नाम एक्सपोज होने लगा तो जयंत तिनेकर पर तेलगी के आदमियों ने कई हमले भी करवाए, पर किसी तरह जयंत अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वहीं जयंत की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस न तो तेलगी को पकड़ पा रही थी और न ही उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग केस बना पा रही थी। तेलगी नकली स्टैम्प पेपर के जरिए अब पॉलिटिशियंस और पुलिस को कंट्रोल करने लगा था। उसके पास इतना पैसा था कि वो किसी को भी आसानी से खरीद सकता था। उसकी अय्याशी के चर्चे अखबार के पेज 3 में हमेशा होते थे। लेकिन जहां तेलगी अपनी अय्याशी में गुम था, वहीं जयंत तिनेकर नाम का एक आदमी लगातार उस पर नजर रखे हुए था और उसे पकड़वाने की तैयारी कर रहा था। चलिए अब जानते हैं कि कभी किसी के हाथ न आने वाले तेलगी को कर्नाटक पुलिस ने कैसे पकड़ा। कई केस और शिकायतों के बाद भी अब्दुल करीम तेलगी अभी भी खुलेआम घूम रहा था और अपने धंधे को चला रहा था।
पर जब तक तेलगी का ये धंधा चल रहा था तब तक देश की अर्थव्यवस्था कभी उठ नहीं सकती थी। कर्नाटक पुलिस के पास तेलगी के खिलाफ सारे सबूत थे। तेलगी कर्नाटक में ही पला बड़ा था, इसलिए उसके बारे में पता करने में पुलिस को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन असली परेशानी थी तेलगी को पकड़ा कैसे जाए। तेलगी का पता कोई नहीं जानता था। उस समय अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस देश के लगभग हर राज्य, हर शहर में चल रहा था, पर इस कारोबार को चलाने वाला तेलगी मुंबई में था या कर्नाटक में या फिर कहीं और, ये पुलिस जान नहीं पा रही थी। आज की तरह उस समय कैमरा आम नहीं था, इसलिए कर्नाटक पुलिस के पास तेलगी की बस एक साइड पोज वाली फोटो थी, जिसके जरिए पुलिस उसे शहर के चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। पुलिस ने कई जगह रेड मारी, लेकिन तेलगी कहीं नहीं मिला। पर पुलिस को उसके खबरियों से पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी दो भाई हैं, अब्दुल अजीम तेलगी और अब्दुल रहीम तेलगी। उसके भाई भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसका छोटा भाई लोगों को अजमेर भेजने का काम करता था। हर ट्रिप में कम से कम 50 से 100 लोग होते थे। जयंत तिनेगर को पता चला कि जो भी लोग अजमेर जाते हैं, तेलगी उनसे आकर जरूर मिलता है। जयंत ने भी अपने कुछ बंदे हर ट्रिप में भेजने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस को एक रोज उनके खबरी ने फोन करके बताया कि तेलगी आने वाले दिनों में अजमेर जाने वाला है। कर्नाटक पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी लीड थी, इसलिए बिना टाइम गवाए इस केस की जांच कर रही पुलिस की एक टीम अजमेर के लिए रवाना हो गई। अजमेर पहुंचकर वो शहर के डीजीपी से मिले, जिन्होंने कर्नाटक पुलिस के साथ अपने डिपार्टमेंट के कुछ अफसर भी भेज दिए। पुलिस को देख तेलगी भाग न जाए, इसलिए ऑफिसर्स ने पठानी पहन ली ताकि वो लोकल लोग ही लगे, और फिर वो अजमेर रेलवे स्टेशन पर तेलगी के आने का इंतजार करने लगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन तेलगी नहीं आया। पुलिस ने लगातार अगले 2 दिनों तक अजमेर रेलवे स्टेशन पर तेलगी की छानबीन की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने शहर के दूसरे ठिकानों पर छापे मारना शुरू किया जहां तेलगी हो सकता था, पर इस बार भी अब्दुल करीम तेलगी कहीं नहीं मिला। इस तरह कर्नाटक पुलिस को अजमेर में 7 दिन हो चुके थे और उनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था। पुलिस को लगने लगा कि उन्हें शायद गलत जानकारी दी गई है। तेलगी अजमेर में नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसे पुलिस के प्लान के बारे में पता चल गया हो, इसलिए वो अजमेर आया ही ना हो। तेलगी को पकड़ने आए पुलिस ऑफिसर्स ने बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर को फोन मिलाया और केस की पूरी जानकारी दी। अब कर्नाटक पुलिस ये मान चुकी थी कि उन्हें बिना तेलगी के ही वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन लौटने से पहले कर्नाटक पुलिस के सभी ऑफिसर्स अजमेर शरीफ की दरगाह पर गए। लेकिन जब पुलिस की ये टीम दरगाह से दुआ मांगकर लौट रही थी, उसी समय उनमें से एक की नजर दुआ करते एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी दरवाजे पर झुका हुआ था और चौखट को चूम रहा था। वो चेहरा जाना पहचाना था। एक ऑफिसर ने उस आदमी को देखने के बाद एक बार अपनी जेब में रखी तेलगी की तस्वीर को देखा। उसका चेहरा तेलगी से मिल रहा था। उस ऑफिसर ने अपने साथियों को बताया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह कंफर्म नहीं थे कि दरगाह पर आया ये आदमी तेलगी ही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक पुलिस वाले ने जोर से आवाज लगाई, लाला। अपना मुंह बोला नाम सुनते ही तेलगी ने पीछे मुड़कर देखा और पुलिस को यकीन हो गया यही आदमी अब्दुल करीम तेलगी है। एक पुलिस ऑफिसर तेलगी के पास गया और उससे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इस पर तेलगी ने कहा कि मैं जानता था कि आप मेरे पीछे हैं, मेरी नजर आप पर थी, मैं बचता रहा लेकिन आज आपने मुझे पकड़ ही लिया। इसके बाद पुलिस अब्दुल करीम तेलगी को दरगाह से बाहर ले गई और उससे पूछा कि वो यहाँ कहां पर ठहरा हुआ है। इसके बाद पुलिस की एक टीम तेलगी के बताए रिजॉर्ट पर पहुंची, जहां से उन्हें कैमरा, सोना, ढेरों रुपए और नकली कागजात बरामद हुए। नकली स्टैम्प पेपर्स का किंग अब्दुल करीम तेलगी अब पुलिस के कब्जे में था। तेलगी ने जेल जाने से बचने के लिए कर्नाटक पुलिस को ढेरों ऑफर दिए। तेलगी ने पुलिस वालों से कहा कि वो जितना पैसा चाहते हैं वो उन्हें देने को तैयार है। घर, गाड़ी, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें देगा। वैसे भी उस समय तेलगी के पास इतना पैसा था कि वो किसी को भी पैसे में नहला सकता था, लेकिन इस बार तेलगी की ये दौलत उसे बचाने में नाकामयाब रही। उसे अजमेर से पुलिस कर्नाटक ले गई, जहां उसे बेंगलुरु की जेल में बंद कर दिया गया।
तेलगी के अरेस्ट के साथ ही सरकारी विभागों और पुलिस डिपार्टमेंट की भी पोल खुलने लगी। उस समय इस केस में कई पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। कई नेताओं का नाम भी तेलगी के साथ इस फ्रॉड में सामने आया। यहां तक कि कर्नाटक पुलिस के अधिकारियों को तो उसके साथ पीते खाते तक पकड़ा गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलगी का कारोबार पूरे देश में चल रहा था और खुद को जेल जाने से बचाने के लिए अब्दुल करीम तेलगी ने उस समय जांच अधिकारियों को भी खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन तेलगी के ये सारे पैंतरे भी उसे जेल जाने से नहीं बचा पाए। पर क्या तेलगी की कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी? एक कहावत मशहूर है कि जेल क्रिमिनल्स का ससुराल होती है। क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे जेल की हवा तो खानी ही पड़ती है। कर्नाटक पुलिस बड़ी बहादुरी और चालाकी से तेलगी को अजमेर से पकड़कर कर्नाटक वापस लेकर आई थी। रास्ते में तेलगी ने कई बार कोशिश की कि वो पुलिस वालों को अपने पैसों से खरीद ले, लेकिन इस बार उसके रिश्वत देने का ये पैंतरा काम नहीं आया, जिस वजह से कई सालों तक अरबों रुपयों का स्कैम करने के बाद अब तेलगी भी जेल की इन चार दीवारों के पीछे कैद हो गया था। कर्नाटक पुलिस के जांच अधिकारियों को लग रहा था कि तेलगी की कहानी अब खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब एक जांच अधिकारी तेलगी से मिलने सेंट्रल जेल में गया तो तेलगी ने उसे कहा कि अगर आपको लग रहा है कि ये सब यहीं खत्म हो गया है तो ये आपकी गलतफहमी है, ये सब बंद नहीं होने वाला है। अब्दुल करीम तेलगी के इस कॉन्फिडेंस को देखकर अधिकारी हैरान थे। वो समझ गए कि तेलगी के मन में तो कुछ और चल रहा है और उनका ये शक सही भी साबित हुआ। तेलगी का फेक स्टैम्प का ये बिजनेस अभी भी बंद नहीं हुआ था। वैसे भी तेलगी पहली बार जेल नहीं आया था। वो जानता था कि जेल को कैसे ऑपरेट किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलगी के गिरफ्तार होने के बाद जेल के अंदर ही उससे मिलने के लिए कई पुलिस वाले और नेता तक आते थे। उस समय कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया कि जेल के अंदर तेलगी को खास सुविधाएं दी जा रही हैं। कई केसेस में तो पुलिस वालों को तेलगी के साथ ताश खेलते और नशा करते भी पकड़ा गया था। तेलगी जानता था कि उसने जो क्राइम किया है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए अब उसने जेल के अंदर से ही अपने बिजनेस को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। साल 2002 में जब पुलिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर तहकीकात करने के लिए कर्नाटक की सेंट्रल जेल में गए तो तेलगी ने उनसे साफ कहा कि इसे तो आप बंद नहीं कर सकते, ये तो जमाने से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। तेलगी को जेल के अंदर ही एक फोन दिया गया था जिसके जरिए वो अपने घर वालों से भी बात कर रहा था और अपना बिजनेस भी ऑपरेट कर रहा था। उसके पास जेल में किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं थी, और होती भी कैसे जब पुलिस और नेता खुद उसकी खातिरदारी में लगे थे। ये पहला केस था जिसमें पुलिस ऑफिसर्स ही नहीं, आईपीएस और कमिश्नर्स रैंक के ऑफिसर्स भी इस फ्रॉड में शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर तो तेलगी से मिलने के लिए दिल्ली से भी आया था। तेलगी जेल में था, इसलिए दोनों की मुलाकात जेल के अंदर ही हुई। वैसे तो इसे फॉर्मल मीटिंग बताया गया था, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर के क्रिमिनल से मिलने की खबरें मीडिया में छपी तो इस पुलिस ऑफिसर को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। उस समय कर्नाटक पुलिस में ट्रांसफर होकर आई एक नई डीजीपी प्रिजन ने जब जेल का विजिट किया तो तेलगी की शानो शौकत को देखकर वो दंग रह गई। जेल के अंदर बाकी सभी कैदियों को वो सुविधाएं दी जा रही थी जो सरकार ने तय की थी, लेकिन तेलगी की कहानी अलग थी। तेलगी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे वो कोई कैदी नहीं बल्कि कोई नवाब हो जो जेल में एक गेस्ट है। तेलगी के लिए जेल को ही 5 स्टार होटल में बदल दिया गया था। उसके कमरे में एक बड़ा सा टीवी था, एक नया एयर कूलर और एक शानदार टेबल भी तेलगी के कमरे में मौजूद थी। उस टेबल पर तेलगी के काम के कुछ कागज और एक फोन रखा था। उसके लिए एक महंगे बेड का इंतजाम किया हुआ था। वहीं इसके अलावा जेल में उसके छोटे मोटे कामों को करने के लिए तेलगी को 2 लड़के भी दिए हुए थे जिनसे वो जेल में अपने सारे काम करवाता था। तेलगी जेल के अंदर जैसे चाहे वैसे रह सकता था। उसके कहने पर जेल के अंदर ही मंत्रियों से उसकी मीटिंग फिक्स करवाई जाती थी, जैसे जेल ही उसका ऑफिस हो। और क्योंकि तेलगी जेल के अंदर से ही अपने बिजनेस को चला रहा था, इसलिए बाहर उसके स्कैम बढ़ते गए और जेल में रहने के दौरान ही उसके खिलाफ कई और केस दर्ज भी किए गए। लेकिन इससे अब्दुल करीम तेलगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पुलिस वालों को कुछ नहीं समझता था और ये सब देखकर
नई डीजीपी हैरान थी कि ये आदमी जिसे करोड़ों के फेक स्टैम्प पेपर स्कैम में गिरफ्तार किया गया है, वो जेल के अंदर एक राजा जैसी जिंदगी कैसे जी रहा है। अपराधियों को जेल लाया जाता है ताकि उन्हें उनके अपराध की सजा मिल सके लेकिन इसने तो जेल को ही 5 स्टार होटल बना रखा है। इस तरह तो देश में अपराध कम होने की बजाय और बढ़ते चले जाएंगे। इस विजिट के बाद डीजीपी ने तेलगी को दी जाने वाली सुविधाओं के खिलाफ अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन कंप्लेंट रिपोर्ट फाइल करने के दूसरे दिन ही डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे साफ हो गया कि सेंट्रल जेल की पूरी कमान तेलगी के हाथ में थी। वो भले ही जेल में अपराध की सजा काट रहा था, लेकिन अपने पैसे और पावर के दम पर जेल अधिकारी उसके आगे घुटने टेक चुके थे। जेल में कौन सा अधिकारी आएगा कौन सा नहीं, ये भी तेलगी ही तय कर रहा था। इसलिए जेल में बंद होने के बाद भी तेलगी का कारोबार बिना किसी रुकावट के चलता रहा और तेलगी जेल में रहकर ही फेक स्टैम्प पेपर्स के स्कैम को अंजाम देने लगा। हालांकि इस केस की जांच में गड़बड़ी और तेलगी को दी जाने वाली सुविधाओं की खबरें ज्यादा दिन तक मीडिया से छिप नहीं पाई। उस समय के कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और क्राइम रिपोर्टर्स ने कर्नाटक की जेल में हो रहे कारनामों के बारे में न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया, जिसके जरिए कई पुलिस अधिकारी और नेता एक्सपोज हो गए। उस समय छपी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फेक स्टैम्प पेपर स्कैम अब जेल से चल रहा है और पुलिस वाले इसमें तेलगी की मदद कर रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आई जिसमें रिपोर्ट्स ने दावा किया कि कुछ पुलिस वाले रोज रात को तेलगी के साथ बैठकर बिरयानी खाते हैं और शराब पीते हैं। वहीं इस केस की जांच में हो रही लापरवाही की खबरों के बाहर आने के बाद फाइनली साल 2003 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि अभी तक भी कोई नहीं जानता था कि जिस फेक स्टैम्प पेपर स्कैम में तेलगी अंदर गया है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं ये भी सच था कि तेलगी भले ही इस स्कैम का मास्टरमाइंड था, लेकिन वो अकेले इस स्कैम को अंजाम नहीं दे रहा था। इसलिए सीबीआई ने केस की जांच शुरू करने के बाद तेलगी का नार्को टेस्ट करने का फैसला लिया। नार्को टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में लिया जाता है, जिसमें अपराधी को एक खास तरह की ड्रग्स दी जाती हैं, जिसके बाद वो सच बोलने लगता है। तेलगी का जब नार्को टेस्ट किया गया तो इसके बाद उसके स्कैम में शामिल लोगों के नाम सामने आने लगे, जिसमें कई नेता भी थे। वहीं क्योंकि तेलगी जेल से ही अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा था, इसलिए सीबीआई ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके फोन को टैप करना शुरू कर दिया। तेलगी के फोन कॉल से मिली जानकारी के बाद मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चंडीगढ़ जैसे कई शहरों में रेड मारी गई, जहां से जांच एजेंसी को 3,000 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर्स मिले। इस रिपोर्ट में पता चला कि ये ट्रांजैक्शंस अग्रीमेंट्स करीब 30,000 करोड़ की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक आदमी ने स्टैम्प पेपर्स के जरिए इतना बड़ा घोटाला किया है। अब्दुल करीम तेलगी बहुत चालाक और शातिर था, इसीलिए तो पकड़े जाने के बाद भी सीबीआई को उसका सच सामने लाने में कई साल लग गए। तेलगी जानता था कि उसे कब क्या कहना है। उससे पूछताछ करने वाले अधिकारियों को उसने साफ साफ कह दिया था कि मुझे 4P के बारे में मत पूछना। यहाँ पर तेलगी के 4P का मतलब था पॉलिटिशियंस, पुलिस, प्रेस और प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट, जिनकी वजह से वो स्कैम को अंजाम दे पा रहा था। तेलगी ने पुलिस और नेताओं के साथ साथ मीडिया और रिपोर्टर्स को भी अपना मुंह बंद रखने के लिए करोड़ों रुपए खिलाए थे। और ये तो सच था ही कि बिना नेताओं के सपोर्ट के वो अकेले इस स्कैम को अंजाम नहीं दे सकता था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस केस में महाराष्ट्र और कर्नाटक की गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर तक शामिल थे, जो तेलगी को उनके स्टेट में स्कैम को ऑपरेट करने में मदद कर रहे थे। लेकिन तेलगी का जेल के अंदर से स्कैम को ऑपरेट करना ही उसके लिए मुसीबत साबित हुआ। वो नहीं जानता था कि सीबीआई उसके फोन को रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो खुद ही फोन पर अपने राज उगलता गया। अब्दुल करीम तेलगी ने फेक स्टैम्प पेपर्स का स्कैम करके कई सालों तक अरबों रुपए कमाए थे, लेकिन अब वो जेल में बंद था। जेल में बंद रहते हुए भी उसने अपने काम को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि क्या सीबीआई तेलगी को सजा दिलाने में कामयाब हो पाई या नहीं, और अपने इस स्कैम पर अब्दुल करीम तेलगी का क्या कहना था। साल 2004 में सीबीआई ने इस केस में कई और बड़े नामों का खुलासा किया।
तेलगी के जरिए फेक स्टैम्प पेपर केस में उस समय के कई एमएलएज, आंध्र प्रदेश सरकार के मिनिस्टर्स, मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर, फॉर्मर डेप्यूटी कमिश्नर और एक आईपीएस ऑफिसर का नाम भी सामने आया। ये सभी नाम काफी चौंकाने वाले थे। मीडिया में इन नामों के सामने आने के बाद मिनिस्टर्स ने अपनी सफाई देना शुरू कर दिया, तो वहीं पुलिस ऑफिसर्स पर भी इंक्वायरी बिठाई गई, जिसके बाद कई पुलिस ऑफिसर्स को तो सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके अलावा नार्को टेस्ट के दौरान तेलगी ने उस समय महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और एग्रीकल्चर मिनिस्टर तक का नाम ले लिया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेलगी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि पॉलिटिशियंस ही इस बिजनेस की बैकबोन है। हालांकि बाद में तेलगी ने यह कहकर ये दोनों नाम वापस ले लिए कि टेस्ट के दौरान घबराहट में उन्होंने गलती से ये नाम बोल दिए। वहीं इस केस में जिन जिन लोगों का नाम भी तेलगी ने लिया था, उन पर भी सीबीआई ने केस दर्ज किया। कई मिनिस्टर्स का कहना था कि तेलगी ये सब जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि वो किसी तरह खुद को बचाना चाहता था। वहीं सीबीआई की जांच भी अब तक तेलगी की स्कैम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह प्रूफ नहीं कर पाई थी, और इतनी कोशिशों के बाद भी तेलगी का स्कैम बिजनेस अभी भी चल रहा था। केस की जांच के दौरान ही साल 2004 में सीबीआई ने 1.5 करोड़ के नकली स्टैम्प पेपर्स जब्त किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच पूरी करने और तेलगी को दोषी साबित करने के लिए 3 महीने का समय और दिया। इसके बाद तेलगी के खिलाफ मुंबई, पुणे, चेन्नई सहित कई शहरों में दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई। 21 सितंबर 2005 को अब्दुल करीम तेलगी को फेक स्टैम्प पेपर स्कैम में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद साल 2007 में फेक स्टैम्प पेपर केस में अब्दुल करीम तेलगी पर कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया। सीबीआई कोर्ट में यह प्रूव करने में कामयाब रही कि स्टैम्प पेपर स्कैम का असली मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी ही था, जिसने साल 1995 से 2003 के बीच इस स्कैम को अंजाम दिया। यही नहीं, एजेंसियों ने यह भी साबित किया कि जेल में रहते हुए भी अब्दुल करीम तेलगी अपने बिजनेस को चला रहा था। तेलगी को इस स्कैम के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई और उस पर 202 करोड़ का जुर्माना लगाया, जो कि इतिहास में किसी अपराधी पर लगाया सबसे ज्यादा जुर्माने में से एक था। वहीं बाद में तेलगी की सजा को कम करके 13 साल कर दिया गया था। अब्दुल करीम तेलगी को जब पहले गिरफ्तार किया गया था तो उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, जिस वजह से ही सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों को उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में इतने साल लग गए। मीडिया ने जब तेलगी से बात करने की कोशिश की तो उस समय तेलगी ने कहा था कि ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो अंग्रेजों के जमाने से होता आ रहा है। ब्रिटिश टाइम में भी स्टैम्प पेपर्स छपते थे और आगे भी ऐसा होता रहेगा। हालांकि साल 2007 में जब उसे सजा सुनाई तो तेलगी ने अपना जुर्म ये कहकर कबूल कर लिया कि वो अपना जुर्म अपनी पत्नी के कहने पर कबूल कर रहा है। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फेक स्टैम्प पेपर स्कैम में तेलगी के साथ उसकी वाइफ भी शामिल थी। वहीं भले ही तेलगी को 13 साल की सजा सुनाई गई हो, लेकिन कहते हैं कि इससे तेलगी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। जेल के अंदर रहते हुए भी अपने आखिरी समय तक अब्दुल करीम तेलगी ने नवाबों वाली जिंदगी जी। वो अब जेल से अपना स्कैम ऑपरेट नहीं कर रहा था, लेकिन इससे उसके ठाट बाट में कोई कमी नहीं हुई। अभी भी जेल के अंदर छिप छिपाकर उसे वो सारी चीजें दी जाती थी जो वो मांगता था। तेलगी को कई बीमारियां भी थी, जिसकी वजह से उसका जेल अधिकारियों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। अब्दुल करीम तेलगी ने जो किया उसे उसकी सजा मिली, पर उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को जो चोट लगी, उसने देश को कई सालों तक उठने नहीं दिया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस स्कैम के लिए अलग अलग नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसे 20,000 करोड़ का घोटाला कहती हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यह घोटाला 32,000 करोड़ का था। लेकिन इस केस से जुड़े ऑफिसर्स की माने तो यह घोटाला शायद इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था, और तेलगी के नाम के साथ इस घोटाले की फाइल को सिर्फ इसलिए बंद किया गया ताकि उन लोगों के नाम बाहर ना आ सकें जिनकी मदद से अब्दुल करीम तेलगी ने इस स्कैम को अंजाम दिया था। सीरीज के आखिरी एपिसोड में जानेंगे जेल में रहते हुए कैसे हुई अब्दुल करीम तेलगी की मौत और क्यों उसका जनाजा भी मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया।
क्राइम की दुनिया से तेलगी की कहानी उसी दिन खत्म हो गई थी जब उसे सजा सुनाई गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के की तरह हर कहानी के भी दो साइड्स होती हैं। तेलगी शुरू से जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, लेकिन घर के हालात और शॉर्टकट से पैसा कमाने की उसकी चाह ने उसे क्राइम की दुनिया पर पैर रखने पर मजबूर कर दिया और उसने बेतहाशा पैसा कमाया भी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक तेलगी को जब पकड़ा गया तो उस समय उसके नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स की माने तो ये संपत्ति तो सिर्फ वो थी जो तेलगी के नाम पर थी। असल में तेलगी के पास खुद 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा था जो उसने अलग अलग लोगों के नाम पर रखा था। वहीं इस केस में सबसे हैरानी वाली बात यह थी तेलगी के खिलाफ किसी का शिकायत न करना, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भले ही तेलगी देश में यह स्कैम कर रहा था, लेकिन वो अपने लोगों के लिए एक मसीहा था। वो खानापुर की गलियों में पला बड़ा था, जहां रहने वाले दूसरे लोगों के हालात भी उससे कुछ अलग नहीं थे। इसलिए जब उसने पैसा कमाना शुरू किया तो तभी वो अपने लोगों को भूला नहीं। कहते हैं तेलगी जितना पैसा अपनी अय्याशी पर बहाता था, उससे ज्यादा पैसा वो अपने लोगों की मदद के लिए दान कर देता था। गांव में किसी की बेटी की शादी हो या किसी का इलाज कराना हो, तेलगी बिना पूछे जितने मांगे हों उतने पैसे दे दिया करता था। इसलिए जब साल 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की डेथ हुई, उस समय उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 3,000 लोग आए थे, जिसमें कई नेता, अभिनेता और अधिकारी तक शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल करीम तेलगी की डेथ ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। साल 2002 में जब वो जेल में था तब उसने बताया था कि उसे HIV है। वहीं इसी दौरान उसे डायबिटीज भी हो गई थी, जो बाद में बढ़ती चली गई। जिस समय जेल में तेलगी की मौत हुई उस समय उसकी उम्र 56 साल थी। उसकी मौत की खबर मीडिया में आते ही उसके सिर्फ फैमिली मेंबर्स का ही नहीं बल्कि उसके मोहल्ले और गांव वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। शायद यही तेलगी की वो दूसरी साइड थी जिसने कई सालों तक उसे जेल से दूर रखा था। हाँ, लेकिन इससे ये सच भी नहीं बदला जा सकता कि जो तेलगी ने किया था वो सिर्फ एक स्कैम नहीं था, बल्कि उसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी, देश की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई थी। तेलगी की डेथ के बाद जिन जिन लोगों पर तेलगी ने स्कैम में शामिल होने के इल्जाम लगाए थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया, क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो तेलगी इस कहानी का असली विलन नहीं था, बल्कि वो तो एक मोहरा था जिसके जरिए ऊंचे पदों पर बैठे लोग पैसा कमा रहे थे। ये सच था कि नकली स्टैम्प पेपर्स को चलाने का आइडिया तेलगी का था, पर तेलगी अकेले ये सब नहीं कर सकता था। वो भी 11 साल तक अकेले इस स्कैम को चलाना पॉसिबल नहीं था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस स्कैम में असली कल्प्रिट्स को बचाने के लिए केस को सिर्फ तेलगी के आसपास घुमाया गया था। तेलगी असल में नकली स्टैम्प पेपर्स छापता ही नहीं था, बल्कि उसे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से ओरिजिनल स्टैम्प पेपर प्रोवाइड कराए जाते थे, जिन्हें तेलगी कम कीमत पर बाजार में बेचता था। और अगर सिर्फ तेलगी ही इस स्कैम के पीछे होता तो तेलगी को सजा सुनाने के बाद ये स्कैम बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेलगी के जेल में रहते हुए भी फेक स्टैम्प पेपर्स को लेकर कई कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिससे साफ था कि बाहर से कोई तेलगी की मदद कर रहा है। पर किसी पर भी कोई बड़ा केस दर्ज नहीं किया गया और ना ही तेलगी के अलावा किसी बड़े नाम को इस केस में सजा हुई, जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस केस में बॉलीवुड के कई एक्टर्स तक शामिल थे। वहीं जिस तरह इस केस में देश के पुलिस अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स का नाम सामने आया था, उससे लोगों का भरोसा सरकार और प्रशासन से उठने लगा था। जिन लोगों को देश की रक्षा का जिम्मा दिया गया है, अगर वही क्रिमिनल के हाथों बिककर देश के साथ गद्दारी करने लगेंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? सरकार की पहली लापरवाही वहीं पर हो गई थी जब नकली पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट्स बनाने के आरोप में पकड़े जाने के बाद भी तेलगी को स्टैम्प पेपर ऑफिस का लाइसेंस दिया गया था। इस लाइसेंस के मिलने से तेलगी के पास स्टैम्प पेपर बेचने के लीगल राइट्स आ गए थे। वहीं इस केस की जांच के दौरान इस बात पर फोकस किया ही नहीं गया कि नासिक की प्रिंटिंग प्रेस के अंदर वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने तेलगी को बिना डिसमेंटल किए मशीनें बेची थी। कई एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि तेलगी के पेपर छापने की ये कहानी तो असल में असली गुनहगारों को बचाने के लिए बनाई गई थी। हकीकत तो ये थी कि तेलगी के पास कोई मशीन थी ही नहीं और ना ही वो नकली स्टैम्प पेपर्स छापता था, बल्कि उसे तो प्रिंटिंग प्रेस से ही असली स्टैम्प पेपर दिए जाते थे
जिन्हें वो कम कीमत पर बाजार में बेचता था। वरना अगर बाजार में सिर्फ तेलगी के स्टैम्प पेपर्स बिक रहे थे तो उन असली स्टैम्प पेपर्स का क्या हुआ, जिन्हें सरकार छपवा रही थी, वो कहां जा रहे थे? और इतने सालों तक तेलगी अगर सरकार की जगह अपने स्टैम्प पेपर्स मार्केट में बेच रहा था तो इसका पता सरकारी अधिकारियों को क्यों नहीं लगा? वो भी तब जब देश में टैक्सेशन और रेवेन्यू प्रूफ के लिए इन्हीं स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल होता है। ये तो सच था कि इस कारोबार को चलाने वाला अब्दुल करीम तेलगी ही था, लेकिन इस कहानी में वो अकेला मास्टरमाइंड था, ये बात कई सारे लोग नहीं मानते। शायद इसलिए जब तेलगी को इस केस में सजा सुनाई गई तो उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया और कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम इस स्कैम में सामने आने लगे। लेकिन क्योंकि तेलगी की तरह उन पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे और उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं था, तो ये लोग बचने में कामयाब रहे और सबके हिस्से की सजा अकेले अब्दुल करीम तेलगी को काटनी पड़ी। हालांकि ये पहला स्कैम नहीं था और ना ही आखिरी स्कैम होने वाला था जिसमें देश के नेता और सरकारी अधिकारियों की मदद से क्रिमिनल्स ने अरबों के स्कैम को अंजाम दिया। और स्कैम एक्सपोज होने के बाद अक्सर देखा जाता है कि क्रिमिनल को पब्लिसिटी मिलती है और जांच अधिकारियों को वाहवाही, लेकिन ऐसे कोई स्टेप देखने को नहीं मिलते जिससे भविष्य में ऐसे स्कैम ना हो। वैसे आपको क्या लगता है, फेक स्टैम्प पेपर स्कैम में असली मुजरिम कौन था, अब्दुल करीम तेलगी या गवर्नमेंट की लापरवाही? कमेंट करके जरूर बताइएगा।